कॉमर्स स्पिरिट द CS। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के MCQs को। ये पार्ट 1 है। यहाँ टोटल 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। HRM के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे संबंधित ये सभी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, HRM इज़ कंसर्न विद द। HRM का संबंध किससे है? तो इसका संबंध होता है लोगों से, कंपनी के जितने भी कर्मचारी हैं उनसे संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, HRM इज़ एन आर्ट ऑफ। HRM एक कला है। तो किस प्रकार की कला है? टू मैनेज पीपल, यानी कि जितने भी लोग हैं उनका प्रबंधन करना। कंपनी में कितने लोग की आवश्यकता है, किस तरीके से उनका सिलेक्शन किया जाएगा, इंटरव्यू प्रोसेस कैसा होगा, उनको वेजेस कैसे दिए जाएंगे, इन सबको मैनेज करना। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई आर एम्प्लॉयर्स इंटरेस्टेड इन एम्प्लॉय इंगेजमेंट। कंपनी के जो एम्प्लॉयर होते हैं वो क्यों चाहते हैं कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ कंपनी के साथ जुड़े रहें? तो इसका एक रीज़न होता है कि जो इंगेज्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो कंपनी के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं, वो अधिक मोटिवेटेड होते हैं और अपना बेस्ट देते हैं, अपना 100% देते हैं कंपनी के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द स्कोप ऑफ HRM स्टार्ट्स फ्रॉम द। HRM का कार्यक्षेत्र कहाँ से शुरू होता है? तो सबसे पहला पॉइंट उसमें आता है मैन पावर नीड, यानी कि कंपनी में कितने लोगों की आवश्यकता है, यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग। निम्नलिखित में से कौन सा कर्मचारी प्रशिक्षण का लाभ है? इम्प्रूव्स मोरल, हेल्प्स पीपल आइडेंटिफाई विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल, प्रोवाइड्स अ गुड इन क्लाइमेट फॉर लर्निंग, ग्रोथ एंड कोऑर्डिनेशन। तो एम्प्लॉय की ट्रेनिंग से उनका ग्रोथ, उनकी लर्निंग, कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन किसके तरफ उनको जागरूक किया जाता है? तो वो किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि एम्प्लॉय की ट्रेनिंग से हेल्प्स पीपल आइडेंटिफाई विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो वहाँ पे कर्मचारी आ रहे हैं उनको संगठन के लक्ष्यों के बारे में जागरूक करा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड यूज्ड इन ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा समूह या संगठनात्मक प्रशिक्षण आवश्यकताओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है? तो ये होता है क्वेश्चनायर। जैसे जनरली क्या होता है कि जो भी प्रशिक्षण किए जाते हैं उनमें उनकी आवश्यकता कैसी है, किस तरीके से हम कर सकते हैं, तो उसके लिए क्वेश्चनायर फुलफिल करवाए जाते हैं। उसके बाद फिर ट्रेनिंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट टेक्निक्स आर यूज्ड व्हाइल एनालाइजिंग द इंटरनल सप्लाई। आंतरिक आपूर्ति का विश्लेषण करते समय किन तकनीकों का उपयोग किया जाता है? इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, टर्नओवर रेट एंड कंडीशन ऑफ वर्क एंड एब्सेंटीज। इन तीनों तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ दीज इज़ वन ऑफ द 7 क्राइटेरिया फॉर असेसिंग परफॉर्मेंस। इनमें से कौन सा प्रदर्शन का आकलन करने के लिए 7 मानदंडों में से एक है? कम्युनिटी सर्विस, इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट एंड नीड फॉर सुपरविजन। ये तीनों इसके पार्ट हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर वाइल डूइंग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। मानव संसाधन नियोजन करते समय निम्नलिखित में कौन सी बाधा आती है? तो संसाधन प्लानिंग करने के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? इंफॉर्मेशन की। तो जनरली क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है ह्यूमन रिसोर्स के लिए प्लानिंग करने के लिए वो इनकम्पेटेबल हो जाती है, यानी कि जैसी सूचना चाहिए वैसी नहीं मिल पाती है। तो ये इसके लिए एक बाधा है। इम्प्लीमेंटिंग ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये तो हेल्प कर देगा प्लानिंग करने में, क्योंकि सिस्टम अच्छा रहेगा, सूचना प्रणाली अच्छी रहेगी तो प्लानिंग करना आसान हो जाएगा। मैनेजिंग इन्वेंट्री, ये स्टॉक से रिलेटेड है। सप्लाई फोरकास्ट, ये मार्केट डिमांड, इन सबसे रिलेटेड हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ डज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू एन ऑर्गेनाइजेशन। अब आंसर जाने से पहले हम लोग एक चीज़ समझ लें। मान लेते हैं कंपनी ए है, कंपनी बी है। कंपनी ए में जो भी एम्प्लॉयज़ आते हैं, जो भी कर्मचारी उससे जुड़ते हैं, उन सबको ट्रेनिंग दिया जाता है और उनका डेवलपमेंट किया जाता है। कंपनी बी में जो कर्मचारी आते हैं वो काम करते हैं, धीरे धीरे करके सीखते हैं। अब डिफरेंस आपको खुद पता चल रहा होगा। जिनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मिला, यानी कि कंपनी ए के कर्मचारी, वो अधिक निपुण होंगे, वो जो कार्य करना चाहिए था, जिस तरीके का परफॉर्मेंस देना चाहिए था उस तरीके की परफॉर्मेंस देंगे। वहीं पर अगर बी की बात किया जाए तो बी के कर्मचारी उतना बढ़िया तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ए को क्या मिला कि जो प्रदर्शन में डेफिशिएंसी हो सकती थी, प्रदर्शन में कमी हो सकती थी, उसको दूर किया जाता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द बिलो गिवन ऑप्शन इज प्री रिक्विजिट फॉर एन इफेक्टिव इंसेंटिव सिस्टम। इफेक्टिव इंसेंटिव सिस्टम के लिए
एक प्रभावी प्रोत्साहन प्रणाली के लिए पूरे अपेक्षित क्या क्या चीज़ें हैं। इंक्रीज नीड फॉर प्लानिंग, कोऑपरेशन ऑफ वर्कर्स, मैनेजमेंट, कमिटमेंट टू द कॉस्ट एंड टाइम नेसेसरी टू एडमिनिस्टर इंसेंटिव स्कीम। ये तीनों चीज़ें आवश्यक होती हैं, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। इंसेंटिव स्कीम मतलब क्या है कि ऐसा स्कीम जिससे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन देना है। अब मोटिवेशन देने के लिए क्या चाहिए, एक तो मैनेजमेंट चाहिए। मैनेजमेंट कमिटमेंट करेगा कि हम आपको इंसेंटिव देंगे, कमीशन देंगे, बोनस देंगे, आपको फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल तरीके से हेल्प करेंगे। एक कमिटमेंट हो गया, जो वर्कर हैं वो कोऑपरेट कर रहे हैं, और प्रॉपर प्लानिंग, ये तीनों चीज़ें चाहिए, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट आर द प्री रिक्विजिट फॉर सक्सेसफुल ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। एक सफल मानव संसाधन नियोजन के लिए पूर्व अपेक्षाएं या पूर्व तैयारियां क्या क्या हो सकती हैं। बैकिंग ऑफ टॉप मैनेजमेंट, यानी कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो अपना पूर्ण योगदान दे, समर्थन दे। पर्सनल रिकॉर्ड्स मस्ट बी कंप्लीट, जो व्यक्तिगत रिकॉर्ड है वो पूर्ण होने चाहिए। टेक्निक ऑफ प्लानिंग शुड बी बेस्ट, नियोजन की तकनीक अच्छी होनी चाहिए, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, परफॉर्मेंस डेवलपमेंट प्लान इज अ सेट फॉर द एम्प्लॉय बाय विच इमीडिएट बॉस। कर्मचारी के लिए उसके तत्काल बॉस द्वारा प्रदर्शन विकास योजना निर्धारित की जाती है। आई थिंक क्वेश्चन में ये आंसर हो गया है कि इमीडिएट बॉस होगा, यानी कि जो भी कर्मचारी है, मान लेते हैं एक कर्मचारी ए है, एक कर्मचारी बी है, ए के अंडर बी काम करता है, तो इसके परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करना वो कौन करेगा, वो ए करेगा, जिसको ये रिपोर्ट देने वाला है। यही क्वेश्चन में बोल रहा था। तो तत्कालिक उसका जो बॉस होगा वो हमेशा परफॉर्मेंस पे उनका इवेल्युएशन करना, उनका डेवलपमेंट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें वही देखता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द टेस्ट विच कंपेयर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस विद जॉब रिक्रूटमेंट्स। प्रशिक्षण जो नौकरी की आवश्यकताओं के साथ साथ कर्मचारी के प्रदर्शन की तुलना करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं प्रेफरेंस टेस्ट, प्राथमिकता प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 15 है, डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयज़ एट डिफरेंट लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज। एक लेवल पे ए था, जैसे पिछले एग्जाम्पल में था, उसके नीचे कौन काम करता है, बी काम करता है, बी के नीचे मान लेते हैं सी काम करता है। अब इनके बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वर्टिकल कहेंगे। दूसरी तरफ एक मैनेजर है, सेल्स मैनेजर ए है, बी है प्रोडक्शन मैनेजर, इनके बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल कहेंगे। और पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जब विवाद होते हैं तो उसे ऑर्गेनाइजेशनल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, अ काइंड ऑफ फ्यूचर ओरिएंटेड ट्रेनिंग इज। एक प्रकार का भविष्योन्मुख प्रशिक्षण क्या है, तो ये होता है एम्प्लॉय डेवलपमेंट। जैसे कोई कर्मचारी अगर कंपनी में आता है तो वो किस तरीके से कंपनी में काम करेगा, उसके लिए उसको ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन उसके साथ साथ जब उसकी पर्सनैलिटी पे काम किया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट। जैसे उसके व्यक्तित्व पे निखार लेके आना, वो एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है। इन फ्यूचर अगर कुछ काम पड़ जाए, चाहे उसको कुछ ऐसी स्किल्स दी जाती हैं ताकि भविष्य में चल करके उसको कोई दिक्कत ना होने पाए और वो आसानी से चीज़ों को कर सके, इसीलिए इसको फ्यूचर ओरिएंटेड ट्रेनिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पिकिंग अप सूटेबल कैंडिडेट बाय रिजेक्टिंग द अनसूटेबल। एक अनुपयुक्त उम्मीदवार को अस्वीकार कर देना और उपयुक्त उम्मीदवार को चुन लेना, इसको क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं सिलेक्शन या चयन। नेट के एग्जाम में ऐसे पूछता है कि जो सिलेक्शन है वो नेगेटिव वर्ड है या पॉजिटिव वर्ड है, तो ये एक तरीके का नेगेटिव होता है। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि मान लेते हैं 100 लोग कंपनी में आए, उसमें से क्या किया गया, 10 लोग को चुना गया, बाकी 90 लोग को तो रिजेक्ट कर रहा है ना, इसीलिए ये नेगेटिव होता है। वहीं पर जो एप्लीकेशन मंगाए जाते हैं वो पॉजिटिव होता है, इसीलिए रिक्रूटमेंट पॉजिटिव वर्ड होता है कि वहाँ पे लोगों के भर्ती किया जाता है, और जो चयन होता है उसे नेगेटिव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब। एक पर्सन ए है, पहले वो कंप्यूटर पे काम कर रहा था, बैठ करके एक चीज़ देख रहा था, वो डेटा एंट्री कर रहा था। अब दूसरा काम भी उसको दे दिया गया है दूसरे काम को करने के लिए, फिर उसको तीसरा काम दिया गया, फिर वो कंप्यूटर पे बैठा दिया गया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जॉब रोटेशन कहते हैं। यानी कि एक कार्य को करना, फिर दूसरे कार्य को करना, फिर तीसरे को कार्य को करना, फिर पहले जो काम करता था वो दे देना। इससे क्या होता है, कंपनी को एम्प्लॉय को पहले तो ट्रेनिंग मिली हुई थी काम करने के लिए, इससे उसका डेवलपमेंट होता है, इसीलिए भविष्योन्मुख होता है जो डेवलपमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, डैश एक्सप्रेस द रिलेशनशिप ऑफ एप्लीकांट इनपुट टू आउटपुट एट वेरियस डिसीजन पॉइंट्स। विभिन्न निर्णय बिंदुओं पर
आउटपुट के लिए आवेदन इनपुट के संबंध को व्यक्त करता है, तो ये व्यक्त करता है यील्ड रेशियो। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिसीजंस टू बी मेड वाइल डिवाइजिंग द स्ट्रेटेजी टू हायर। नियुक्ति रणनीति तैयार करते समय कौन सा निर्णय लेने चाहिए? तो जियोग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर मार्केट कंप्राइजिंग जॉब सीकर्स, यानी कि नौकरी चाहने वाले जो लोग हैं, जो श्रमिक हैं, उनका भौगोलिक वितरण देखना। मेक और बाई एम्प्लॉयज़, यानी कि कर्मचारी को खुद आप ट्रेनिंग देंगे, डेवलपमेंट करेंगे, उसके बाद उसको हायर करेंगे, या फिर आप जो स्किल्ड लेबर हैं उनको डायरेक्ट हायर कर देंगे। सिक्वेंसिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो भर्ती की प्रक्रिया है उसकी गतिविधियों का एक क्रम में निर्धारित कर देंगे। तो ये ऑल ऑफ द एबव होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच डिसीजन इन स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट रिलेट्स टू द मेथड यूज्ड इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रणनीति विकास में कौन सा निर्णय भर्ती और चयन में प्रयुक्त विधियों से संबंधित है? तो ये है टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन, यानी कि तकनीकी परिष्कार। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस। भर्ती और चयन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य मीट द हाई लेबर टर्नओवर, यानी कि जो उच्च पारिश्रमिक, उच्च श्रम कारोबार है, कारोबार नहीं होगा, टर्नओवर की हिंदी कुछ और होगी। टर्नओवर का मतलब क्या है कि जैसे एक पर्सन है ए, वो कंपनी में आया, फिर उसके बाद कुछ दिन काम किया, कंपनी छोड़ करके चला गया, अब इसकी जगह पे किसी और पर्सन को हम लेकर के आए, फिर वो कुछ दिन काम किया, फिर वो चला गया। तो ये जो सर्कल घूम रहा है लेबर के आने का और जाने का, इसे हम लोग कहते हैं लेबर टर्नओवर रेशियो। अब अगर ये बहुत अधिक हो रहा है तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के माध्यम से हम क्या करेंगे, जो सीट खाली होगी उसकी जगह दूसरे कैंडिडेट को लेके आएंगे, बी की सीट खाली होगी तो तीसरे को हम लोग लेकर के आएंगे। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही रहता है। बाकी रिक्रूट द राइट कैंडिडेट ये तो करेंगे ही करेंगे, आखिर में रिक्रूटमेंट चाहे सिलेक्शन इसीलिए होता है ताकि सही लोगों को लेके आएँ। क्वेश्चन नंबर 23 है, EHRM स्टैंड्स फॉर। तो EHRM का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक HRM। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्कोप ऑफ HRM इंक्लूड्स। HRM के दायरे में क्या क्या सम्मिलित है? रिक्रूट एंड सेपरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और अलगाव। HR प्लानिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मानव संसाधन प्रशिक्षण और विकास। इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, यानी कि औद्योगिक संबंध। तो ये ऑल ऑफ द एबव होगा। HRM के स्कोप में ये तीनों आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, हेलो इफेक्ट इज रिलेटेड विद। हेलो प्रभाव किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सिलेक्शन से, चयन से। क्वेश्चन नंबर 26 है, डिवीजन ऑफ वर्क टू टेक द एडवांटेज ऑफ डैश। डैश का लाभ लेने के लिए कार्य विभाजन किया जाता है। जो कार्य का विभाजन किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? स्पेशलाइजेशन के लिए। जैसे कोई कार्य है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को दे दिया गया कि आपको ये काम करना है, कुछ दिनों तक, कुछ साल तक करना है, तो वो काम करते करते वो उस काम में निपुण हो जाता है, तो स्पेशलाइजेशन अचीव हो जाती है डिवीज़न ऑफ वर्क से। क्वेश्चन नंबर 27 है, एनरिचिंग जॉब क्रिएट्स। समृद्ध रोजगार का सृजन करता है। ये सृजन करता है स्नोबॉल इफेक्ट का, स्नोबॉल प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 28 है, अकॉर्डिंग टू टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम द वर्कर इज पेड अकॉर्डिंग टू हिज। टेलर के विभेदक योजना के अनुसार श्रमिक को किसके अनुसार भुगतान किया जाता है? तो उसकी एफिशिएंसी के अनुसार, जिस प्रकार से वो काम करेगा उस हिसाब से उसको वेतन दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच इम्पॉर्टेंस इज एम्फेसाइज्ड बाय द रीइंफोर्समेंट एंड एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। सुदृढ़करण और प्रत्याशा सिद्धांत द्वारा किस पर महत्व दिया जाता है, किस महत्व पर बल दिया जाता है? तो ये दिया जाता है पर्सन एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग अवार्ड। वास्तव में पुरस्कार का अनुभव करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, अंडर विच कंडीशन डज स्किल बेस्ड पे सिस्टम वर्क वेल। कौशल आधारित वेतन प्रणाली किन परिस्थितियों में अच्छी तरीके से काम करेगी? तो जहाँ पे एम्प्लॉय का टर्नओवर बहुत हाई होगा वहाँ पे ये काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड कंसिस्ट ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, यानी कि जॉब अभी वो काम नहीं कर रहे हैं उसके पीछे उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, तो वो क्या है? रोल प्लेइंग मेथड, भूमिका निभाने की विधि, केस स्टडी मेथड एंड प्रोग्राम्ड ट्रेनिंग। ये तीनों इसका पार्ट है, तो ऑल ऑफ द एबव होगा। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि जैसे
आप कहीं कंपनी में भी जॉब नहीं किए हैं उसके पहले आपको ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे जो इंटर्नशिप वगैरह की जाती है वो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है। वहीं पर कंपनी में आप जुड़ जाते हैं, उसके बाद जो प्रोबेशन पीरियड चलता है उसे हम लोग ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग हाउ टू फिल द कंपनीज मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव पोजीशन। डैश यह तय करने की प्रक्रिया है कि कंपनी के सबसे महत्वपूर्ण कार्यकारी पदों को किस प्रकार से भरा जाएगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सक्सेशन प्लानिंग यानी कि उत्तराधिकार योजना। ये सब क्वेश्चन नेट के एग्ज़ाम में भी पूछता है, तो आप थोड़ा सा और एनालिसिस करके पढ़ सकते हैं अगर आप नेट का एग्ज़ाम देने में इंटरेस्टेड हैं तो। क्वेश्चन नंबर 33 है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट डू नॉट ऑर्डिनली इंक्लूड। प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के उद्देश्यों के आमतौर पर क्या सम्मिलित नहीं होता है। प्रमोशन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल हार्मोनी, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी एंड प्रमोशन ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो बी, सी और डी ये तीनों इंडस्ट्री से रिलेटेड है, मैनेजमेंट इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा। जो कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है वहाँ पे वर्कर पार्टिसिपेशन आवश्यक होता है, क्योंकि वर्कर और मैनेजमेंट दोनों मिल करके एक तरीके की सौदेबाजी करते हैं, किस तरीके से वर्कर के बातों को माना जाता है, मैनेजमेंट की बातों को माना जाता है, ये सारी चीज़ें उसके पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, अकॉर्डिंग टू ब्रिक्स इफेक्टिवनेस इन ग्रीवांस हैंडलिंग एग्जिस्ट वेयर द प्रोसीजर फैसिलिटेड। ब्रिक्स 1981 इनके स्टडी किया हुआ था, इन्होंने थ्योरी दी हुई थी के अनुसार शिकायत से निपटने की प्रभावशीलता मौजूद है जहां प्रक्रिया किस प्रकार की सुविधा देती है। तो इन्होंने बोला था कि अगर कॉन्फ्लिक्ट को हम मैनेज कर लेते हैं, कहीं पे भी आप हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होना लाजमी है, लेकिन अगर उस कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर दिया जाए और एग्रीमेंट क्लैरिफिकेशन कर दिया जाए तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट होंगे उनको अच्छी तरीके से ठीक किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ प्रोसेस रेगुलेटेड बाय एग्रीमेंट बिटवीन देयर। सामूहिक सौदेबाजी किन के बीच में एक समझौता होती है। तो बार्गेनिंग एजेंट एंड एम्प्लॉयर्स यानी कि जो यूनियन होता है, ट्रेड यूनियन होता है, चाहे लेबर यूनियन होता है, उनके बीच में और नियोक्ता के बीच में। क्वेश्चन नंबर 36 है, डैश इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्किल्स कॉम्पिटेंसीज एंड नॉलेज ऑफ एम्प्लॉयज़। कर्मचारियों के कौशल, दक्षताओं और ज्ञान को विकसित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास। क्वेश्चन नंबर 37 है, लीडर्स मोटिवेट एंड एम्पावर एम्प्लॉयज़ टू अचीव कंपनीज गोल। नेता कंपनी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को प्रेरित और सशक्त बनाते हैं। तो ये होते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल, परिवर्तनकारी। क्वेश्चन नंबर 38 है, रेशनलाइजेशन रिफर्स टू। युक्तिकरण का अर्थ क्या होता है। तो रेशनलाइजेशन मतलब क्या है कि बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हुए मैन और मशीन को इस तरीके से मैनर में उनको इस्टेब्लिश करना ताकि वो अच्छा प्रॉफिट दे सकें कंपनी को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, जॉब इनरिचमेंट इज। नौकरी संवर्धन क्या है। तो इसका मतलब होता है कि जो काम कंपनी में एम्प्लॉय कर रहा है उसके साथ साथ उसको 2-4 काम और दे देना और उनके ड्यूटीज़ को बढ़ा देना विद एग्जिस्टिंग जॉब, यानी कि जो काम कर रहा है वो तो करेंगे ही करेंगे, प्लस उसमें और टास्क ऐड कर देना। जो काम वो कर रहे थे उसकी जगह कोई दूसरा काम दे देना, वो रोटेशन में आएगा, लेकिन उसमें ऐड कर देना इनरिचमेंट में आएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, अ स्टेटमेंट कंटेनिंग आइटम्स सच एज जॉब टाइटल, लोकेशन, समरी, ड्यूटीज़, मटेरियल यूज्ड इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि कंपनी वो एक तरीके का स्टेटमेंट तैयार करती है जिसमें जॉब यानी कि उसका पोस्ट क्या है, किस लोकेशन पे है, उसके बारे में उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, उसमें कौन से मटेरियल यूज़ होंगे, ये सारी चीज़ें जॉब डिस्क्रिप्शन में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी संगठन में मानव संसाधन की गुणवत्ता नहीं है। देयर बिहेवियर इज स्टिमुली इज ऑफन इनकंसिस्टेंट एंड अनप्रेडिक्टेबल। उद्दीपन के लिए व्यवहार अक्सर असंगत और अप्रत्याशित होता है। स्टिमुली मतलब क्या है कि किसी चीज़ को प्रभावित करना, उसको चेंज कर देना। तो जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं उनका बिहेवियर जरूरी ये नहीं है कि एक ही जैसा हमेशा रहे, वो चेंज होता रहता है, किसी चीज़ से प्रभावित होकर के कुछ भी कर सकता है। दे डेप्रिसिएट विद पासेज ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ स्किल। कौशल के हिसाब से वो समय के बीतने के साथ उनकी कौशलता कम होती रहती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये उनकी गुणवत्ता नहीं है। और कभी भी आप देखेंगे जिसकी एज ज़्यादा रहती है उसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा रहता है, उसको स्किल ज़्यादा रहती हैं, तो ये क्वालिटी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। दे आर हेट्रोजीनियस, यानी कि जो अलग अलग पर्सन होते हैं वो सब एक जैसे नहीं होते हैं, डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं। रिटेनिंग क्वालिफाइड
ह्यूमन रिसोर्सेज इज चैलेंज फॉर मैनेजर, जितने भी मैनेजर हैं उनके लिए एक चैलेंज होता है कि अपनी कंपनी में लोगों को रोक के रखना। तो बाकी ए, सी और डी ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, स्टेटमेंट नंबर बी करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल सेलेक्शन ऑफ पर्सन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति का पारंपरिक चयन है? तो ये होता है फ्रेनोलॉजी यानी कि मस्तिष्क विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 43 है, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल इज टेक्निक यूज्ड फॉर, व्यवहारिक रूप से स्थिर रेटिंग पैमाना एक तकनीक है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए यानी कि निष्पादन मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 44 है, द प्रोसेस ऑफ नैरोइंग अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट टू स्मॉलर फील्ड इज कॉल्ड, उम्मीदवारों की एक बड़ी संख्या को छोटे क्षेत्र में सीमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सिलेक्शन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग मेथड एक्सपोज द न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉय टू द वेरियस बिजनेस फंक्शंस, डिवीजन एंड डिपार्टमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण विधि नव नियुक्त कर्मचारियों को विभिन्न व्यावसायिक कार्यों, प्रभागों और विभागों से परिचित कराती है? तो ये क्या होता है? ओरिएंटेशन या इंडक्शन, जैसे बोलते हैं फ्रेशर पार्टी। तो इसमें क्या किया जाता है? आपको लोगों से मिलाया जाता है, फंक्शंस को समझाया जाता है, डिपार्टमेंट को समझाया जाता है, आपके जूनियर कौन है, सीनियर कौन है, इन सब से चीज़ों से रूबरू कराया जाता है। तो इसे ओरिएंटेशन, इंडक्शन या फ्रेशर कहते हैं। आई होप समझ में आ गया हो आपको। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच, निम्नलिखित में से कौन सा मानव संसाधन प्रबंधन के दृष्टिकोण में सम्मिलित नहीं है? तो डिपार्टमेंटेशन, रिक्रूटमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड प्रमोशन, ये तीनों एचआरएम के पार्ट हैं, लेकिन डिपार्टमेंटेशन इसका पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 है, एचआरएम डज नॉट इंक्लूड, एचआरएम में क्या सम्मिलित नहीं है? जॉब इवेल्युएशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड जॉब इनरिचमेंट, ये तीनों इसका पार्ट होता है, लेकिन जो सेल्स प्रमोशन है वो इसका पार्ट नहीं है। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप देख करके आंसर लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, एचआरएम इज व्यूड एज मैनेजमेंट प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ 4 फंक्शनल एक्टिविटीज़, एचआरएम को एक प्रबंधन प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है जिसमें 4 कार्यात्मक गतिविधियां सम्मिलित हैं, एक्विजिशन, मोटिवेशन, डेवलपमेंट, रिजोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और मेंटेनेंस। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी इसमें नहीं है, बाकी मैंने इसका कोई ऑप्शन नहीं लिखा है, इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। एक्विजिशन होता है यानी कि मैन पावर को अपने यहाँ हायर करना, मोटिवेशन उनको मोटिवेट करते रहना, विकास करना, उनके पर्सनैलिटी को डेवलप करना और उनकी मेंटेनेंस को बरकरार रखना। लेकिन जो रिजोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है वो एचआर का पार्ट नहीं है, वो मैनेजमेंट का पार्ट है, टॉप मैनेजमेंट का पार्ट है, उनका काम है कि उनको देखते रहना। क्वेश्चन नंबर 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, निम्नलिखित में से मानव संसाधन प्रबंध के दायरे में क्या क्या आता है? फॉरकास्टिंग ह्यूमन नीड्स यानी कि मानव संसाधन की ज़रूरतों का पूर्वानुमान लगाना, रिप्लेसमेंट प्लानिंग यानी कि एक जाएगा तो उसकी जगह पे दूसरे को लेकर के आना, इसकी प्लानिंग बनाना, ह्यूमन रिसोर्स डायनेमिक्स मानव संसाधन गतिशीलता पर ध्यान देना, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्लानिंग मानव संसाधन विकास योजना बनाना और ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट मानव संसाधन का लेखा परीक्षण करना या अंकेक्षण करना। तो ये सभी इसके स्कोप में आते हैं, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मेजरिंग कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ पर्सनल फॉर ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू, संगठन के लिए कर्मचारियों के लागत और मूल्य को मापना किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के अंतर्गत, मानव संसाधन लेखांकन के अंतर्गत। आई थिंक आपको सभी क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए हों। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो गया, मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया, इन सब के कुछ क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं, लगेगा कि 1-2 वीडियो और बनानी है तो वो बन जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।